मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये सिद्ध है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की। वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया। वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह जिद है सच दिखाने की। आज हम आपको यूपी की दो महत्वपूर्ण संसदीय सीट लखनऊ और कानपुर की चुनावी यात्राओं पर लेकर चल रहे हैं। इस पूरी यात्रा में हमारा साथ देंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरविंद जी, लखनऊ में राजनाथ सिंह जी ने बड़े आसानी से मैदान मार लिया है लगता है। नहीं, कोशिश उन्होंने की है कि मैनेज करें, लेकिन चुनाव पूरी तरह उनके मैनेजमेंट में आया नहीं लगता है। पीस पार्टी के उम्मीदवार को भाजपा में शामिल करा लेना, 80% ब्राह्मण वोटरों का झुकाव अपनी ओर कर लेना, बड़ी कामयाबी मिल रही है। लेकिन ये जरूर हुआ है कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट उन्होंने बदलवा लिया, या समाजवादी पार्टी ने उनको देख के कैंडिडेट बदल दिया। तो ये सब उनके चुनाव पहले की तैयारियां हैं, लेकिन असली वोटिंग भी होनी है और वोटिंग में मैदान खाली नहीं है। मैं कहूंगा अभी भी लड़ाई हो रही है। और अरविंद जी, जो 2.5 लाख उत्तराखंडी वोट हैं, जिसपे रीता बहुगुणा जोशी अपना एकाधिकार समझती रही अभी तक, उसमें भी एक बंटवारा दिख रहा है अब। नहीं, कोशिश सब तरफ से होगी। अरविंद जी, कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में मुरली मनोहर जोशी मोदी के खिलाफ ही कहीं ना कहीं बयान दे रहे हैं और उनको जीतने के लिए बस मोदी लहर का ही सहारा है। निश्चित रूप से इस जगह से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा है, पहले कोई काम नहीं किया है, लोकल कार्यकर्ताओं से कोई रिश्ता नहीं है और पसंद नहीं था यहाँ से लड़ना। एक मजबूरी में यहाँ से आए हैं। क्या यही वजह है वो मोदी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं? मुझे लगता है कि वो अपनी स्ट्रेटजी इस भरोसे चला रहे हैं कि उनको जिताना मोदी और बीजेपी की जिम्मेवारी है, उनकी जिम्मेवारी नहीं है। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी। आज भी हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में लेकर आएंगे जोगी के जुमले। मैंने कुछ नेताओं को सड़कों पर ठुकते देखा है। हर दिन की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत सियासी नेपथ्य के प्रस्फुटन को पढ़ने की कोशिश से होगी, जो आने वाले वक्त में एक बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। तो लीजिए, प्रस्तुत है चुनावी चटपट। मोदी का मीडिया महकमा संभालने के लिए सहाफियों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें स्वपन दास गुप्ता, MJ अकबर, मधु किश्वर, अश्विनी चोपड़ा और हेमंत शर्मा के नाम लिए जा सकते हैं। मोदी के मीडिया एडवाइजर के तौर पर स्वपन दास गुप्ता और वाराणसी में मोदी का काम संभाल रहे हेमंत शर्मा का नाम उभर कर सामने आ रहा है। कांग्रेस के एक साबिक लीडर मरहूम देवेंद्र द्विवेदी के बहनोई हेमंत शर्मा पहले दिल्ली के एक अहम रोजनामा अखबार में लखनऊ में कई सालों तक ब्यूरो चीफ रह चुके हैं। बाद में उन्होंने रजत शर्मा के इंडिया टीवी में नौकरी कर ली और वहां से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के नजदीकियों में शुमार हो गए। हेमंत ने कैलाश मानसरोवर यात्रा में भगवान शिव की महिमा का बखान करते हुए एक मशहूर किताब भी लिखी है, द्वितीयो नास्ति। इसके अलावा सख्तगीर मुस्लिमों को माकूल जवाब देने के लिए मोदी उर्दू अखबार, चैनल और सहाफियों को भी खास मदद करेंगे। उर्दू अखबारों में मुनासिब इश्तिहारात दिए जा सकते हैं। मोदी अपने करीबी मधु किश्वर को नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का हेड बना सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के हालिया सियासी तौर पर सामने आने को राहुल गांधी की सियासी नाकामियों से जोड़कर देखा जा रहा है, पर राहुल कैंप प्रियंका के इस तरह मुतहर्रिक होने को पचा नहीं पा रहा। खासकर राहुल प्रियंका के वरुण पर जिन अंदाज में हमले किए गए उसे भी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि वरुण ने तो राहुल के अमेठी मॉडल की तारीफ ही की थी। प्रियंका गांधी वाड्रा मोदी को उनके गढ़ में ललकारने के लिए 27 अप्रैल के बाद वाराणसी जा रही हैं, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने। इस सिलसिले में वो वहां के कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राय की हिमायत में एक रोड शो भी कर सकती हैं। कनिष्क सिंह इन दिनों प्रियंका गांधी के नए एडवाइजर बन गए हैं। कांग्रेस के एक साबिक वजीर राज बहादुर की पोती प्रीति सहाय इन दिनों साये की तरह प्रियंका के साथ बनी रहती हैं और प्रियंका का सारा काम भी वही संभाल रही हैं।
पोम्पिए दफन था सदियों से जहां, एक तहजीब सी पोशीदा वहां, शहर खोदा तो तारीख के टुकड़े निकले। आइए सीधे चलते हैं तहजीबों की रवायत मुसलसल जिंदा रखने वाले शहर लखनऊ, जहां से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब की बानगी पर पनपा और आगे बढ़ा लखनऊ। यहां एक तरफ अजान की गूंज है तो दूसरी तरफ मंदिरों के घंटे घड़ियालों की प्रतिध्वनि। इस शहर ने अपने मिजाज में इंसानियत को इस कदर शामिल कर रखा है कि कईयों के लिए मिसाल है यह। इस बार 16वीं लोकसभा के चुनाव में लखनऊ का मिजाज जातिगत समीकरणों को लेकर थोड़ा बदला है। भ्रष्टाचार, महंगाई और विकास जहां राष्ट्रीय चुनावी मुद्दे हैं, वहीं प्रदेश की सपा सरकार के भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, खराब सड़कें, स्वच्छ पेयजल, इंक्रोचमेंट के कारण ट्रैफिक जाम जैसे मुद्दे भी यहां के चुनाव में हावी हैं। लखनऊ संसदीय सीट पर कुल 18 लाख मतदाता हैं, जिनमें 4,50,000 मुस्लिम, 3,50,000 ब्राह्मण, 1.5 लाख वैश्य, 2.5 लाख उत्तराखंडी, 1.25 लाख कायस्थ, दलित 1,60,000 ठाकुर, 50,000 लोध और 2 लाख पिछड़े मतदाता हैं। संसद में लखनऊ का प्रतिनिधित्व लालजी टंडन करते हैं। पिछली बार महज 27,000 मतों से कांग्रेस की रीता बहुगुणा जोशी से जीते थे। संसद में लालजी टंडन की उपस्थिति 81% रही। 150 सवाल पूछे और 10 बहस में शामिल हुए। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार लालजी टंडन का बतौर सांसद प्रदर्शन 5.70% यानी औसत से कम रहा। लखनऊ का चुनावी सफर जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। तो मुसलमानों का वोट अभी भी उत्तर प्रदेश में सब तरफ जाता दिख रहा है। काश एक बार कभी नींद से उठकर तुम भी हिज्र की रातों में देखो तो क्या होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासमर को एक नए मायने देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, जो जिद है सच दिखाने की। आइए लखनऊ की अपनी चुनावी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। इस बार भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह लखनऊ से पार्टी प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को पुनः उम्मीदवार बनाया है। ब्राह्मण मतदाताओं की इतनी बड़ी तादाद को देखते हुए सपा ने हरदोई के रहने वाले डॉक्टर अशोक वाजपेयी को टिकट दी थी, पर बाद में उन्हें बदलकर राज्य मंत्री अभिषेक मिश्रा को मैदान में उतारा गया है। बसपा से नकुल दुबे मैदान में हैं और आप पार्टी ने बॉलीवुड से जुड़े और मुस्लिम मतों में सेंध लगाने की नीयत से जावेद जाफरी को मैदान में उतारा है। लखनऊ के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर सपा, 1 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा काबिज है। फिलहाल यहां भाजपा और कांग्रेस में आमने सामने की भिड़ंत दिखती है। अरविंद जी, क्या लग रहा है लखनऊ में पहली तस्वीर क्या बनती है? मेरे ख्याल से ये सीट उतनी सुरक्षित नहीं है। विधानसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी के हक में नहीं थे, और दूसरा ये है कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी का कद हो तब शायद लखनऊ आसान हो जाता है। लेकिन अरविंद जी, अटल बिहारी का नाम लेकर ही राजनाथ जी लखनऊ गए और उन्होंने जो अंग वस्त्र अटल जी ने उन्हें उपहार स्वरूप दिए थे, उसको नामांकन में उन्होंने दिखाया भी और बताया भी। मुझे लगता है कि उतने भर से काम नहीं चलेगा। लड़ाई जब होती है तो बहुत मुश्किल लड़ाई होती है, और इस मायने में मैं रीता बहुगुणा जोशी को मानता हूं। अब से पहले जो लड़ाई होती थी लखनऊ में, तो जो शिया वोट है उसमें एक बंटवारा हो जाता था और सुन्नी वोट भी कांग्रेस के पक्ष में जाता था, पर इस बार लग रहा है वो सपा के पक्ष में जाएगा। कि मुसलमानों का वोट अभी भी उत्तर प्रदेश में सब तरफ जाता दिख रहा है। वो सपा की तरफ ज्यादा जाए ये जरूर है, लेकिन उस कैंडिडेट को वो पसंद करेंगे जो उनकी नजर में बीजेपी से लड़ता दिखे। पहली लड़ाई तो इन 3 पंडित कैंडिडेटों में ही होगी, नकुल दुबे और अभिषेक मिश्रा और रीता बहुगुणा जोशी में, कि इसमें से कौन लड़ाई में आगे। अरविंद जी, 3 ब्राह्मण उम्मीदवार के रहते कैसे ब्राह्मण वोटरों को पटा लिया राजनाथ जी ने? नहीं, अब ये अगर पट गए हैं तब अलग मामला है, लेकिन ये भी एक मुद्दा है पूरे प्रदेश के लिए कि राजनाथ जी के लीडरशिप में और मोदी के आने के बाद से ठाकुरों को ज्यादा टिकटें दी गई हैं। ये मुद्दा एक है। अभिषेक मिश्र जो विधायक का चुनाव जीते थे पिछली बार, तो अपनी व्यक्तिगत छवि के कारण जीते थे। सपा उनके लिए कहीं ना कहीं बोझ बन रही है इस बार।
नहीं, ऐसी कोई बड़ी भारी इमेज उनकी नहीं है। उनको मुख्य रूप से ये कि वो मुख्यमंत्री के दोस्त हैं और मुख्यमंत्री को टेक्निकल सवालों पे को मदद करना, गाइड करना और भरोसे के उनके साथी हैं। एक उम्र वाला मामला भी है, तो उसमें अभिषेक शायद एकमात्र ऐसे मंत्री हैं जिनसे चीफ मिनिस्टर का डायलॉग बहुत खुला हुआ है। अरविंद जी, मुलायम सिंह यादव के बारे में माना जा रहा है कि आजकल भाषण अपने वो खुद लिख रहे हैं। इतने उलझुल बयान आखिरकार क्यों दे रहे हैं? खासतौर से रेप वाला बयान तो मैं नहीं मान सकता कि किसी भी तरह से उनको देना चाहिए या किसी भी इस कद के नेता को देना चाहिए। बाकी बयानों का श्रेय मैं कहूंगा कि बाकी लोगों को भी है। पार्टी में 3 ब्राह्मण, बड़े ब्राह्मण नेताओं के रहते, कलराज मिश्रा, केशरीनाथ त्रिपाठी और लालजी टंडन, इसके बावजूद राजनाथ ने लखनऊ से लड़ने का निर्णय लिया। तो कैसे मना पाए इनको? यह अभी भी भीतरघात की आशंका है। तीनों बड़े नेता जो प्रदेश के हैं जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया है, मुझे लगता है वो आपस में चाहे जो लड़े, वो पार्टी को नुकसान करके एक दूसरे को नीचा करने की पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं की अभी तक। मोदी लहर का कितना सहारा मिल रहा है राजनाथ? निश्चित रूप से वो लहर उनके लिए मददगार होगी और उसी को देख के वो आए हैं। रीता बहुगुणा जोशी राजनाथ सिंह को बाहरी उम्मीदवार बता रही हैं। हाँ, तो लखनऊ से उनका कोई नाता उस तरह से नहीं है। न वहाँ उन्होंने कभी काम किया है, न पॉलिटिकल काम किया है, न कोई प्रोफेशनल काम किया है। उत्तराखंडी वोटरों का अगर मन बदल रहा है तो क्या इसके पीछे मोदी लहर को माना जाए इसकी वजह? देखिए, ये अर्बन सीट है काफी हद तक, बल्कि देहात के इसके हिस्से निकल गए, देहात के हिस्से कट के बाहर चले गए। तो उस हिसाब से अर्बन वोटरों पे मोदी का असर सामान्य से ज्यादा है। अब वक्त है आपको कानपुर ले चलने का, जहां बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी मोदी के खिलाफ राग अलाप रहे हैं, पर उनकी मुरली को वहां बस मोदी धुन का ही सहारा है। वीर चंद्रशेखर आजाद की धरती कानपुर, भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बनारस से चुनाव लड़ने के बाद कानपुर में भी सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी के कानपुर आने से यहां के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं। कानपुर में राष्ट्रीय चुनावी मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास जहां पहले से मौजूद थे, वहीं औद्योगिक नगरी कानपुर की बंद पड़ी मिलें, मजदूरों का विस्थापन, शहर के विकास की मंथर गति, मसलन कई पुल पिछले 5 वर्षों से बन रहे हैं और आगे भी कई वर्षों तक उनके पूरे होने के आसार नजर नहीं आते। चमड़े की इंडस्ट्री है पर बदहाल है। कानपुर हवाई अड्डा है जरूर, पर यहां नियमित विमान सेवा नहीं है। सपा सरकार ने सारी सड़कें खोद डाली हैं, एक ही सड़क में 3-3 बार पाइप डाले जा रहे हैं। पूरा कमीशन का खेल है। 3 कमिश्नर बदल गए, पर ना तो ठेकेदार बदला और ना ही मिस्त्री और ना ही नेता। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटकर हम कानपुर की चुनावी यात्रा जारी रखेंगे। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मजबूरी में किए ट्रांसफर इस चुनाव की बेला में। करेगा इंडिया। क्यों छुपा है, क्या खाता क्या पीता है, बिन बोले कुछ कैसे जीता है, शीत निष्क्रियता में पड़े किसी प्रदेश का कोई सुसभ्य जीव तो नहीं है ये। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है 2014 के चुनावी घमासान को अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम हथियार मुहैया कराने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। आइए कानपुर की अपनी चुनावी यायावरी को आगे बढ़ाते हैं। कानपुर का संसद में प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल करते हैं। कोयला घोटाले में नाम उछलने से चर्चित हुए। कांग्रेस से पुनः मैदान में हैं। भाजपा से मुरली मनोहर जोशी, सपा से वाणिज्य कर महकमे के सलाहकार सुरेंद्र मोहन अग्रवाल, बसपा से सलीम अहमद और आप से डॉक्टर महमूद हुसैन रहमानी चुनावी मैदान में हैं। यहां कुल मतदाता 14 लाख हैं। जातीय समीकरणों को देखें तो ब्राह्मण 20%, 12% मुस्लिम और पिछड़े 11% हैं। यहां मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखता है। अरविंद जी, अगर श्री प्रकाश जायसवाल की बात की जाए तो उनकी जो एक आम छवि है लोगों के बीच अच्छी है। हर शनिवार रविवार वो क्षेत्र में बिताते हैं, क्षेत्रवासियों की सुध लेते रहे हैं। बावजूद इसके बहुत अच्छी लड़ाई में नहीं है। नहीं, लेकिन उसी ताकत के बल पे लड़ाई में है। बाकी अगर आप रिजल्ट देखने जाएंगे तो आपको बीएसपी का कैंडिडेट, मैं विधानसभा में कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट का परफॉर्मेंस कांग्रेस से बढ़िया है।
इसके बाद भी अगर हम आप जब भी चर्चा करेंगे इस इलाके की, तो मुरली मनोहर जोशी और उन्हीं की लड़ाई मुख्य रूप से मानेंगे। और इसकी वजह यही है कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो मुरली मनोहर जोशी शायद उनसे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मुरली मनोहर जोशी का दर्द समझा जा सकता है। एक वक्त पार्टी में 3 नेता हुआ करते थे, अटल, अडवाणी और जोशी। उस वक्त नरेंद्र मोदी बहुत जूनियर हुआ करते थे, तो उनको नागवार गुजर रहा है कि कैसे इतनी जूनियर के अंडर में काम करना पड़े। ये तो आडवाणी जी को भी लग रहा है, पर आडवाणी जी एक तरह से किनारे कर दिए गए हैं। हाँ, तो जोशी जी के लिए अभी भी, जैसे घोषणा पत्र की कमेटी के वो हेड थे, वहां भी ये टकराव हुआ और इस टकराव की खबरें आई, तो वो मसला अपनी जगह है। लेकिन चुनाव जीतना खाली उतना नहीं है। चुनाव जीतने का मतलब है कि पूरा पार्टी ऑर्गेनाइजेशन आपके हक में काम करे, लोकल लोगों में वो बात जाए, फिर अगर मोदी की हवा है अगर कहीं, या उनके नाम की हवा है, वो आपके हक में भी बदले। मोदी विरोध की अलग जगह कर जोशी जी क्या पाना चाहते हैं? आगे का कोई फॉर्मेशन अगर आप मुझसे पूछें तो अपोजिशन की तरफ से नहीं है कि बीजेपी सरकार रोकने के लिए हमको क्या करना है। कांग्रेस के पास कोई बहुत स्ट्रेटजी नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस ने पहले से हथियार डाल दिए हैं? सबने हथियार डाल दिया है, तो इसलिए एक तरफ से ये लग रहा है कि मोदी को लीड, बीजेपी को लीड हो सकता है, मोदी सरकार बनने की पहल, ये सब चीजें अपनी जगह हैं। इसके बावजूद जो चीज हम सब लोगों को थोड़ा ये होता है वो ये है कि जो विरोध है मुख्य रूप से मोदी का, अब वो पार्टी के अंदर है। वो जो नया पार्लियामेंट बनेगा उसके अंदर से निकलेगा, क्योंकि अगर मोदी मेजॉरिटी पर नहीं ले आ पाते हैं पार्टी को, तो फिर नए समीकरण बनेंगे। और उसके ये सब दावेदार हैं, मुरली मनोहर जोशी हो, राजनाथ सिंह हो। अरविंद जी, एक उम्मीदवार की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, आपके उम्मीदवार हैं डॉक्टर रहमानी। उन्होंने आंख के बहुत ऑपरेशन किए हैं, निःशुल्क उन्होंने शिविर लगाए, लोगों की बहुत सेवाएं की है उन्होंने। आपका ग्राफ गिरा है पूरे प्रदेश में और देश में, इसलिए उनकी चर्चा अब नहीं हो रही है। कानपुर जितना बड़ा शहर है और जिस किस्म के वोटर हैं, उसमें ऐसे उम्मीदवार की गुंजाइश थी कि ये उम्मीदवार जमे, और कोई बहुत कमजोर कैंडिडेट पहुंच से भी नहीं है, पैसे से भी नहीं है, तो उस हिसाब से कमजोर नहीं है। बसपा ने सलीम अहमद को टिकट दिया है, जो एक बिजनेसमैन है। पिछली बार सुखदा मिश्रा के आने से उनका टिकट कट गया था, तो इस बार क्या संभावनाएं लग रही है उनकी? देखिए, दलित काफी हैं वोटर, 15% करीब, और मुसलमान वोट 17% है। तो ये दोनों गणित अगर आप जोड़ेंगे सीधे सीधे, तब तो लगेगा कि ये कैंडिडेट भी फाइट में आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मुकाबला मुरली मनोहर जोशी और शिव प्रकाश जायसवाल में हम देख रहे हैं अगर अभी, तो इन वोटों का बंटवारा भी, खासतौर से मुस्लिम वोट का बंटवारा या उसका रुझान दूसरी तरफ होगा। तो अरविंद जी, आपको लगता है अगर श्री प्रकाश जायसवाल यहां से हारते भी हैं तो बस मोदी लहर के वजह से हारेंगे? ये टफ लड़ाई होगी, ये आसान नहीं होगा। मुरली मनोहर जोशी के लिए भी जीतना बहुत आसान नहीं होगा। कानपुर संसदीय सीट की आखिरी निर्णायक तस्वीर, यही लड़ाई मुख्य रूप से होगी कांग्रेस और बीजेपी की, और उसमें बीजेपी को एज हो सकता है। मैं अभी भविष्यवाणी वैसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन एज हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से अर्बन। अब हम प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में आ पहुंचे हैं। यह वक्त होता है जोगी के जुमले का। कि मैंने कुछ नेताओं को सड़कों पर ठुकते देखा है, मैंने कुछ नेताओं को सड़कों पर ठुकते देखा है, इसी के आगे बंगाली लश्कर रुकते देखा है। मजबूरी में किए ट्रांसफर इस चुनाव की बेला में, मजबूरी में किए ट्रांसफर इस चुनाव की बेला में, मैंने पहली बार यहाँ दीदी को झुकते देखा है, मैंने पहली बार यहाँ दीदी को झुकते देखा है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब आपको हम लेकर चलेंगे रायबरेली और झांसी संसदीय सीटों की चुनावी यात्राओं पर। रायबरेली से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और झांसी से उमा भारती चुनावी मैदान में डटी है। आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा हो तो अपनी राय से हमें जरूर वाकिफ कराएं। अब मुलाकात होती है कल इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। आज हम यूपी की 2 महत्वपूर्ण संसदीय सीट रायबरेली और झांसी की चुनावी यात्रा पर हैं। वोट करेगा इंडिया।
इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जिद है सच को